बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। ताजा खबरों पर नजर डालते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की अपने शहरियों की ईरान, लबनान और इराक की सफर पर पाबंदी, कोई इन मुल्कों में ना जाए। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि एक मुख्तसर लेकिन ताकतवर हमला किया जाए। इसराइल इंतजार कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से कब इजाजत मिलती है और फिर हम ईरान पर हमला करें। इसके अलावा ईरान की तरफ से पाकिस्तान को नई तजावीज भिजवाई गई हैं जो आगे फिर अमेरिका को भेज दी गई हैं। कांग्रेस की वोटिंग से बचने के लिए ट्रंप निजामी ने ईरान के साथ जंग खत्म होने का तासुर दे दिया। तासुर दिया जा रहा है कि जंग नहीं होगी, तैयारी जंग की फिर भी है। पूरी दुनिया इसके असरात से गुजर रही है। अगर चंद माह और यही हालात रहे तो बड़े से बड़ा मुल्क भी, ताकतवर तरीन मुल्क भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जो कुछ उसकी मीशत के साथ होगा। इस पर हम बात करेंगे। सईद ज़ीशान अजीज मेरे साथ हैं और फरवा वहीद साहिबा मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सना मिर्जा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सना, आपसे आगाज करते हैं। ये बताइएगा, अभी जिस तरह से एक माहौल बना हुआ होता है ना, सांस रुके हुए हैं कि क्या होगा। या तो ये जंग होगी और शायद ताकतवर मुख्तसर जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आया जाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो चीजें चल रही हैं इसी तरह ही चलती रहे। दोनों सूरतों में ऐसे लगता है कि दुनिया मजीद नुकसान उठाएगी। बहुत शुक्रिया उसामा आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपके इब्तिदाई का बहुत हिस्सा सुन नहीं सकी हूँ, बट आई होप कि आप शायद इस जंगी माहौल की जो ईरान और अमेरिका की इसी हवाले से बात करें। करेक्ट। देखिए, सिचुएशन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है बड़े दिनों से, और मेरे साथ ही दोनों जो बड़े मौजूद कुलीग्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हुकूमत बहुत कुछ जो कर रही है वो इस वक्त बताने की पोजीशन में नहीं है। और जो बताया जा रहा है मेरा ख्याल है कि वो उसका सिर्फ 10 या 20% है जो तमाम के तमाम एफर्ट्स हो रहे हैं। यही वजह है कि शायद पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को एक स्टेज के ऊपर ये शिकायत भी रही थी कि शायद हमें बहुत कम बताया जा रहा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर खबरें आ रही हैं। आई थिंक पाकिस्तान के अंदर अभी भी जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो ये है कि कम से कम मई के महीने में किसी एक म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर जाया जाए। लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई है। एक तो ये कि अमेरिकी सदर ट्रंप का जो टाइम फ्रेम था 60 दिन का, वो खत्म हो चुका है। अब वो किसी भी जंग को शुरू करने की पोजीशन में देखा जाए तो नहीं है। यह अलग बात है कि उनके वजीर जंग ये फरमा रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो टाइम फ्रेम खत्म भी हो गया, लेकिन टेक्निकली और आईनी तौर पर अब वो कानून उनको इजाजत नहीं देता। और वो भी पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है, वहां पर वो अमेरिका का सिस्टम है जहां पर आप कानून से दाएं बाएं नहीं जा सकते हैं। तो अमेरिकी सदर ट्रंप ये चाहते थे कि उस 60 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए वो किसी अग्रीमेंट के ऊपर आ जाए। लेकिन बड़े अदब के साथ हमें ये चीज भी अब कहनी पड़ेगी कि ईरान की तरफ से भी बड़ा स्मार्टली प्ले किया गया। वो लोग जो कि ये समझते हैं कि ईरान बैकफुट पर था, ऐसा नहीं है। ईरान को इस चीज का भी अंदाजा था कि अमेरिका भी जंग में दोबारा कूदना नहीं चाहता। ईरान को इस बात का भी अंदाजा था कि जो 60 दिन का टाइम फ्रेम है वो खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से कुछ चीजों को लिंगर ऑन करने की भी कोशिश की गई। और ईरान को इस बात का भी अंदाजा था कि दोबारा से इस जंग में आने की पोजीशन अमेरिकी सदर ट्रंप इसलिए नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका की मईशत ही अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और दूसरा, ना तो वेस्टर्न कंट्रीज, ना ही नेटो, ना ही उनके दीगर माजी के एलाइज उनके इस सपोर्ट में थे कि वो दोबारा इस जंग को शुरू करें। फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जो उन्होंने अपनी दरखास्त की मदद के लिए और कहा कि आप हमें इस चीज के हवाले से मुआवजा दें कि हम आपकी खातिर जंग लड़ें, उसका भी उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। तो उन तमाम चीजों से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वो इस जंग में अकेले ही इजराइल के साथ खड़े थे। तो इसलिए बहुत सारे फैसलों पर उनको पछतावा हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा पछतावा है वो ये था कि जो ईरान के हवाले से कैलकुलेट किया गया वो बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि इजराइल की तरफ से उनको फीड किया गया कि इस ईरान को आप 2-4 दिनों की बात है और इसमें आप इनको चारों शानी चित कर देंगे, वो भी नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल यह है कि इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए भी वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और लास्ट पॉइंट मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि इशू सिर्फ ये है कि ईरान अब कुछ चीजों के ऊपर मामला जो है वो अपने सेटल करवाना चाहता है। ये जो उनके एसेट्स फ्रोजन थे ये एक अलग डिबेट है। अब हुर्मुज को भी खोलने को एक हद तक तैयार है क्योंकि उसके लिए रशिया और चाइना का भी अब प्रेशर मौजूद है अदर देन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। लेकिन अब इशू ये है कि जौहरी तवानाई के हवाले से उनकी जो जौहरी इनरिचमेंट है उसके हवाले से अब ईरान ये चाहता है कि उसके ऊपर बार्गेनिंग की जाए। और ये वो एक मुश्किल मरहला है जिसके ऊपर अमेरिका अभी भी तैयार नजर नहीं आता है। क्या ये समझ लें कि अमेरिकी इंतजामिया अभी भी तैयार नजर नहीं आती है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस बार जो बार्गेनिंग या नेगोशिएशन है वो पाकिस्तान कर तो रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से भी ये खबरें आ रही है कि ईरान का वो पेस और वो एनर्जी नहीं महसूस की जा रही जो कि कुछ दिनों पहले तक फील की जा रही थी। और ईरान में मुश्किलात यकीनन बहुत बढ़ गई हैं। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, चीजें नहीं मिल रही, ये सब कुछ है, उसका भी अपना प्रेशर होगा। फरमा, ये जो अभी बात की है सना साहिबा ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की, इसमें पिछली दफा जो प्रपोजल्स आई, जाहिर है वो नहीं बताई जा रही, बतानी भी नहीं चाहिए,
लेकिन ये पता लग गया, अमेरिका ने कहा कि जी ये तो रिजेक्टेड है, ये नहीं, इस पर नहीं हो सकता मामला, आगे नहीं चल सकता या मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और उसके बाद अब नई प्रपोजल्स गई हैं और पाकिस्तान ही मीडिएशन उसमें कर रहा है। तो आपको लगता है कि अब उसमें कुछ ऐसा होगा कि शायद अमेरिका इन प्रपोजल पर मान ले? पिछली बार जो प्रपोजल गई थी उसपे 1 पॉइंट एजेंडा था और उसमें कहा गया था कि आपने जो ब्लॉकेट लगाया हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो आप खोलें एंड वी विल आल्सो डू दैट, और फिर हम जो है यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ आएंगे और वो भी बात कर लेंगे। ट्रम्प साहब का मौक़िफ़ ये था कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट को उस सिचुएशन से एक्सपेल नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ हमारे साथ ये बात करें, विच वॉज वेरी अनफेयर ऑल्सो, कि जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाज नेवर अ बोन ऑफ कंटेंशन, लेकिन उस पे बाद में वो बन गया है। अभी जो जिस तरह सना साहिबा ने भी कहा कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ये मामलात होते हैं, विच इज लाइक वेरी अलार्मिंग सिचुएशन में वेरी क्रूशियल टू होल्ड ऑन टू, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से टेकअप कर चुका है। तो जो भी शरायत होंगी उसमें इट्स जस्ट अ गेस कि उसमें डेफिनेटली यूरेनियम की एनरिचमेंट पे जो मौक़िफ़ अभी मुश्तबा खामनाई साहब का आया था कल परसों में, उस पे तो जाहिर है कि ईरान का मौक़िफ़ एक फर्म है और वो चेंज नहीं हुआ, उस पे तो बात नहीं हो सकती है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जहां पर ज़्यादा दुनिया का 15-20% तेल, और खास करके पाकिस्तान जैसे ममालिक जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिनकी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो बता के आके बताते हैं मिनिस्टर्स के 0 पर चली गई हैं, तो हमें तो ज़ाहिर है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, विच मीन्स के दुनिया इस वक्त परेशान तो है। बट मुझे लगता है कि ईरान इज वेरी क्लियर। आप थोड़ा सा एटीट्यूड अगर देखें कि वो एक ही बात करता है और उस बात पे वो कायम रहता है। अब जो पाकिस्तान को उन्होंने तजावीज भेजी और जो पाकिस्तान ने आगे भेजी है, इससे 2 चीजें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर एंड ओनली कंट्री होल्डिंग बोथ ब्रिजेस टुगेदर, ठीक है। और दूसरी ये कि पाकिस्तान पे जो एतमाद है दोनों साइड्स का वो भी वाज़ेह हो गया। किसी और मुल्क ने ना ये जसारत करने की कोशिश की और ना उसके बाद यहाँ तक कि ओमान ने कह दिया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। लाइक ओमान में ही चल रहे थे उसकी मीडिएशन में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें दोबारा दे दें, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है, वी सेकंड दैट। और दूसरी चीज ये है कि ईरान ने जो प्रपोजल भेजा है वो जाहिर है कि अब अमेरिका तक पहुंचा, अमेरिका उस पर गौर वौस करेगा, सलामती कमेटी में जाएगा, ट्रम्प साहब उसे दोबारा करेंगे। वो मानते हैं नहीं मानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात पर, तो उन्होंने कहा था कि ये हम काबिल कबूल नहीं है। बट एट द एंड दोनों पार्टीज को किसी ना किसी मौक़िफ़ पे आके रुकना पड़ेगा, और इतनी देर तक ट्रम्प साहब या फिर इवन ईरानियंस दे कैन नॉट होल्ड दिस ब्लॉकेड, तो वो कर नहीं सकते क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं और इंटरनेशनल रूल्स जो हैं उसके मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये तो बोन ऑफ कंटेंशन भी नहीं था भाई। तो इस तरह ईरान भी नुकसान उठाएगा, बल्कि उठा रहा है, बट दे रेडी फॉर दैट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और अमेरिकन जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम फर्क है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पर जंगों में अगर प्राइस हाइक होते हैं तो हम लोग सवाल नहीं करते क्योंकि हम जंग लड़ रहे हैं ना, वी वर टॉट दिस वे। अमेरिकन्स डोंट बाय दिस आइडिया। वो कहते हैं भाई हमारी जंग नहीं है, हमारा तेल ऊपर क्यों जा रहा है, हमारी इतनी ज्यादा लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, वी गिविंग यू मनी इन टैक्स और आप उसको किसी और की जंग में लगा रहे हैं। यू जस्ट बिलीव 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स आपको चाहिए हैं, किस लिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए या बंद करने के लिए? तो अमेरिकन इस तरह नहीं सोचते हैं, अनलाइक पाकिस्तानी। तो मेरा ख्याल से बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम में पाकिस्तान कुछ ना कुछ इनको बिठा देगा साथ, आई गेस सो। दुआ भी यही है, अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस जंग के बाहर जितने भी मालिक हैं। छुपाने की कोशिश की जाती है खलीजी मालिक की तरफ से भी, यूएई का भी बुरा हाल है, ईरान का भी है, अमेरिका ज़रा उतना नहीं, लेकिन वहां भी महंगाई तो हो रही है। ज़ीशान, आपको क्या लग रहा है, ये डराने के लिए है कि जी एक मुख्तसर सा एक बड़ा खौफनाक हमला होगा, इसराइल तैयार बैठा है, बस वो कह रहा है कि इजाजत मिल जाए? अभी मैंने यूएई के हवाले से भी बात कर रही हूँ, बड़ा दिलचस्प मामला है इस वक्त, लेकिन पहले ये ज़ीशान आपको क्या लगता है कि एक और मुख्तसर खौफनाक जंग होगी और उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा, या भी ये जो प्रपोजल्स गई हैं इसमें से शायद अमेरिका कुछ काबिल कबूल कर ले? देखिए, ये जो सीज फायर हुआ है, एक बात तो है कि ये सीज फायर अमेरिका चाहता था और ईरान के लिए भी ये बेनिफिशियरी था, कि बेनिफिट था उसको भी इस सीज फायर का। अब इस वक्त सीज फायर होने के बाद दोनों जो ममालिक हैं, ईरान हो या अमेरिका हो, वो दोनों अपनी अपनी आवाम को अपनी अपनी विक्ट्री सेल कर रहे हैं।
ट्रंप वहां पर अमेरिका में कह रहा है कि हमने ईरान का तकरीबन सब कुछ तबाह कर दिया, जो हमने करना था एपिक फ्यूरी के अंदर वो हमने कर दिया है, और ईरान भी अपने लोगों को यही बता रहा है। अब पाकिस्तान इसके अंदर जो मीडिएटर है, इसमें पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक को अलग अलग एक एक ट्रॉफी देनी है दोनों को, जी। और दोनों को ये बताना है, अमेरिका को भी पाकिस्तान ने ये बताना है कि आप जीत गए हैं, और ईरान को भी पाकिस्तान ने बताना है कि आप जीत गए। और जो यूरेनियम के ऊपर है वो तो इस वक्त कोई भी मुल्क नहीं मानेगा, या तो इसके अंदर रशिया आ जाए, चाइना आ जाए। अब जहां तक मुझे लगता है वो ये लगता है कि यूरेनियम के लिए ओमान को बीच में लाया गया, लेकिन ओमान ने भी शायद जो है वो हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा जी नहीं, आप ही पाकिस्तान ही इसके अंदर जो है वो मीडिएशन बहुत अच्छी कर रहा है, वो इसको करता रहे। अब ये एक ट्रॉफी जो है वो दोनों को हमने देनी है, और पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल काम है। अब जितना हम इसके अंदर मीडिएशन के अंदर जा रहे हैं, हमने दोनों को कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करके पाकिस्तान ने उनको खुश करके भेजना है। 25 जो बिलियन डॉलर है वो यूएस ईस्ट, और इस जो ऑपरेशन है ना ये एपिक फ्यूरी, इसके ऊपर अब तक लगा चुका है, और इसका जो इंपैक्ट है वो भी उसके अंदर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल स्टार्ट में जब ये जंग शुरू हुई थी तब भी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जो ट्रंप है वो इस जंग को ज्यादा देर कंटिन्यू जो है वो नहीं कर सकता। ईरान दूसरी तरफ तैयार था, उन्होंने 47 ईयर वेट किया है कि एक दिन तो ये टाइम आएगा, और इसलिए उन्होंने अपने ड्रोन, अपने मिसाइल, सारा कुछ वो अपने बनाते रहे। अभी मेरे ख्याल में ये जो सीज फायर है ये चलता रहेगा, और अल्लाह करे ये चलता रहे सीज फायर, और यहां पर कहीं ना कहीं के ऊपर पाकिस्तान जो है ना वो एक ट्रॉफी अमेरिका को बनाकर दे देगा, और एक ईरान को बनाकर दे देगा, और एक कोई पीस जो है वो अच्छा जो है वो हो जाएगा दुनिया में। सही। सना, आपने चूंकि बात की थी न्यूक्लियर प्रोग्राम की, और यही सब जितने भी तज्जियाकार मैंने पढ़े हैं, जो भी इस पर बात हुई है, कह रहे हैं कि ये आपने हुर्मुज़ वगैरह, ये नाकाबंदी, ये अलग बात है, ये तो प्रेशर टैक्टिक्स है ना। असल मामला जहां रुका हुआ है वो यही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या करना है। उसमें आपको क्या नजर आता है कि क्या चीज काबिल अमल हो सकती है? हमने सुना 20 साल के लिए अमेरिका कह रहा था जी कोई प्रोग्राम नहीं, यहां तक सामने आकर तो यह कहा गया यूरेनियम अफजुदा हमारे हवाले कर दो। ईरान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 साल की बात ईरान ने जरूर की कि हम यूरेनियम की अफजुदगी रोक देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कोई मिडिल ग्राउंड क्या हो सकती है? 10 साल, यानी ये तो पक्का है कि अमेरिका यहां से वरना तो कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, वो तो उल्टा आपने हुर्मुज़ बंद करवा बैठा, जो कि आज तक कभी टेबल पर आई नहीं थी ये बात कि ये भी हो सकता है। रिजिम चेंज थी, वो नहीं हो सका। न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो अभी टेबल पर है, और इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम था, उसकी भी हम बात नहीं सुनते। तो लिहाजा आज आकर अमेरिका के पास फिर बचेगा क्या अगर वो ये भी हासिल ना कर सके कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कुछ हासिल कर दिया, खत्म कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि मुआहदा तो ओबामा ने भी कर दिया था बगैर लड़े हुए। अच्छा, वैसे उसामा भाई, जो आपने भी जिस मुआहदे का जिक्र किया ओबामा साहब के, देखे ना अब ये कितना बड़ा डिजास्टर है इतनी बड़ी सुपर पावर के लिए कि 2015 में जिसको विक्ट्री का एक एग्रीमेंट कह रहे थे, वो उसमें यही भूल गए कि उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम का भी कुछ तस्करा करना था। उस वक्त बड़ा सीना फुला के अमरीकी ये कह रहे थे कि देखिए जी हमने इनको कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो मिसाइल प्रोग्राम जिसके ऊपर ये सरफे नजर कर गए, उसी मिसाइल प्रोग्राम ने अमरीका और इसराइल को डबो दिया इस मरतबा। अगर आप ये समझें कि इस जौहरी तवानाई के हवाले से, एनरिचमेंट के हवाले से बातचीत हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें शायद मंजर आम पर आ भी नहीं रही हैं, और ना ही उनको लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उससे मुज़ाकरात के ऊपर ऑब्वियसली मनफी असर पड़ेगा। लेकिन आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको याद हो तो ओमान में जो पहले डायलॉग्स हुए थे, जिसमें एक मरतबा आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भी तुर्किया में बैठने की कोशिश की थी, उस वक्त ईरान ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया था कि नहीं हम डायरेक्ट बात करेंगे। उस डायरेक्ट बात करने का नतीजा ये हुआ कि बात बन नहीं सकी। लेकिन उस स्टेज के ऊपर ईरान जितनी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर जाने को तैयार था, मेरा ख्याल है 5 या 6% की बात हो रही थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन उस वक्त जिस पोजीशन पे जा रहा था, इस वक्त तो उस पोजीशन का ईरान के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रूस ने भी उस वक्त भी, और इस मर्तबा भी जो रूस का दौरा है ईरानी वजीर खारजा का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अचानक ही रूस को क्यों ख्याल आ गया कि उन्होंने इस पूरे मुज़ाकरात के सेशन में अगर सालिसी का किरदार है तो वो भी अदा करने को तैयार है, क्योंकि रूस के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा शायद फिर वो हवाले से वॉलंटरीली अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि वो जो इनरिच यूरेनियम है वो लेके उनको अनइनरिच यूरेनियम जो है वो फराम किया जाए, या उसका कोई अल्टरनेटिव फराम किया जाए जिससे वो अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को फाल कर सके। अब ये तो इस हवाले से इसके एक्सपर्ट्स ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें रूस भी इसीलिए अब इंटरवीन करना चाह रहा है कि बजाय इसके कि अमेरिका या किसी और थर्ड पार्टी के पास वो एसेट जाए ईरान का, उसके बदले में रूस कोई अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर देगा। इसलिए बुनियादी तौर पर उसमें रूस को इनकॉर्पोरेट करना ये मकसद हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये चीज अभी खुलकर सामने नहीं आई है, इसलिए इस पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई बीच का मिला जुला कोई
फॉर्मूला जरूर बनाया जाएगा, और जो फॉर्मूला बनेगा उसमें कहीं ना कहीं रूस का किरदार जरूर होगा, क्योंकि आई थिंक 100% ट्रस्ट लेवल तो अब मौजूद नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी को लाया जाएगा जो कि बीच में उस चीज को कैप्चर भी करेगी, उसकी हिफाजत भी करेगी, और उसकी कोई अल्टरनेटिव सोर्स भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जहां तक टाइम फ्रेम की बात है, मेरा ख्याल यह है कि जो टाइम फ्रेम है सिर्फ यही वजह नहीं है, उसकी जो अमाउंट या परसेंटेज है यूरेनियम की, उसके ऊपर भी डिबेट हो रही है। सही। अच्छा, चूंकि मुझे अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अहम है। इसके साथ हमने यूएई के हवाले से बात करनी है कि इसराइल किस तरह यूएई की मदद करता रहा, और अब यूएई क्या चाह रहा है कि क्या जंग हो, क्योंकि उन्होंने अपने शहरियों को कह दिया है इन इलाकों का सफर ना करें, यानी इराक का, ओमान का और ईरान का, क्योंकि ईरान ने जब रिटेलिएशन की तो इन जगहों पर भी हमले हुए थे। इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी अहम है कि अब मामला सारा है रकम का, डॉलर्स का, युआन की भी बात हो रही है। आपने हुर्मुज पर क्या ईरान टैक्स लेगा, क्योंकि अगर ईरान टैक्स लेता है तो फिर सारी दुनिया कहेगी जी जो भी जहाज हमारी हदूद से गुजरा है हमें भी टैक्स दिया जाए। तो ये तो लगता है कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। फिर सवाल ये पैदा होगा कि ईरान का जितना नुकसान हुआ है, जानी नुकसान तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन माली तौर पर वो अपनी कौम को कैसे खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि जंग खत्म होते ही सबसे पहले सवाल ये होगा कि जज्बा कौम का था, सब इकट्ठे रहे, अब हमें मिल क्या रहा है, तो वो ईरान कहां से पूरे करेगा, या उनके वाकई ही जितने भी दुनिया में इस वक्त बंद असासे हैं उनको रिलीज किया जाएगा। सब पर बात इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अस्सलाम मिर्जा साहब मेरे साथ हैं, फरवा वहीद हैं और सैयद दिशान अजीज हैं। फरवा, ब्रेक से पहले जिस तरह से बात हो रही थी, अब ये इकोनॉमी असल चीज है जो दुनिया की मुतासर हुई है, और जिस तरह नया काम इस जंग में किया आपने, हुर्मुज बंद करके ईरान ने, वहां से सारी चीज तब्दील हुई है। वो शायद निगोसिएशन में नहीं था, ख्यालात में नहीं था, उससे पहले कभी ईरान ने ऐसा नहीं किया था, थ्रेट जरूर किया था। अब मसला यह आ गया है कि आपने हुर्मुज पर ईरान कह रहा है कि जी आप हमें टैक्स दें, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है वो कहां से हम पूरा करें, या हमारे मुंजमद असासे रिलीज किए जाएं। तो अगर ईरान को इसकी इजाजत मिल जाती है तो फिर तो हर कोई पैसे मांगने लग जाएगा, कीमत मांगने लग जाएगा, जी यहां से जहाज गुजरे हैं, और दुनिया की इकोनॉमी तो फिर बड़ी सफर करेगी, जो जो जहां से जहाज गुजरा उसको कीमत देनी पड़ेगी। ये भी तो काबिल कबूल शर्त नहीं लगती वैसे। मेरा ख्याल से कि मुमकिन नहीं है कि आप इंटरनेशनल वाटर से इस तरह, तो फिर उसकी सरहद के बाद फिर ओमान भी लगा लेगा, फिर तो पाकिस्तान को भी लगा लेना चाहिए, 4 पैसे में भी इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह नहीं हो सकता है। बट हाँ, उनका बेसिकली मौकिफ ये है जो समझने की जरूरत है ईरानियों का, वो ये है कि जो नुकसान उनका हुआ है, जिस पर उन्होंने $270 अरब मांगे थे, वो हमें दिया जाए, और अमेरिका एक हद तक मान गया था कि हम $200 अरब तक आपको जो है वो दे देंगे, विच मीन्स कि कोई मिडल वे तलाश की जा सकती है और दोनों उसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन वो कितनी अमेरिका के हक में होगी या कितनी ईरान के हक में होगी, बहस सिर्फ ये है। वो पहले आपके चक्कर में ट्रेन छूट रही है और उसी ट्रेन को होल्ड किए हुए हैं हम लोग, क्योंकि हमारा मसला ये कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ मामला अमेरिका के फामो तफहीम से हल हो जाएं, क्योंकि हमारा भी उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है। हम अपनी दूसरी पोर्ट को फंक्शनल कर सकते हैं, हम ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके गैस पाइपलाइन या ईरानी तेल, जो कि अभी ज़ाहिर है कि सैंक्शंस की वजह से इलीगल है, बहुत सारी और चीजें मामला है, हम बहुत अच्छा इंडल्ज कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके इंटरनेशनल वाटर्स के लिए रूल होता है, और रूल की तो बात खैर ट्रम्प के सामने इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ट्रम्प तो यूएन को भी नहीं मानता, वो नेटो को कागजी शेर बोल चुके हैं, वो स्पेन को, इटली को धमकियां देते हैं, वो बरतानिया को कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। और वो उनका आइडिया ये है, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, उनको ये लगता है कि एवरीथिंग रन्स अराउंड मनी एंड मनी शुड रन अराउंड हिम और अमेरिका। तो यही काम वो चीन के साथ भी करने की कोशिश कर चुके थे। तो आई गेस एट द एंड ट्रम्प साहब को जब कोई ये आइडिया देगा ना कि ट्रम्प साहब इस पे आप भी पैसे लगा सकते हैं, तो देन ही विल डू इट। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल बनता कि इंटरनेशनली अब सारा मुद्दा ईरानियों ने बड़े अच्छे तरीके से खेला है, सारा मुद्दा अब अमेरिका के ब्लॉकेट पे आ गया। इट वॉज नेवर, मैंने जैसे कि कहा था कि बोन ऑफ कंटेंशन, लेकिन अब ईरानियों ने तो किया ही किया, लेकिन अब अमेरिकी बंद करके बैठे। प्रॉब्लम है खुलवाने के लिए आपने बंद किया, अब पूरी दुनिया आपको कह रही है कि ट्रम्प ने खोलनी है, आपने खोलनी है। एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगी, लास्ट पार्ट में हम कॉन्वर्सेशन इजराइल की कर रहे थे। देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद रिपोर्ट्स इसमें मौजूद हैं कि इजराइल के जो रिसेप्टर्स हैं, जो आयरन डोम, डेविड स्टिंग के जो रिसेप्टर्स हैं, जो काम कर रहे थे इस जंग के दौरान पिछले साल भी, मिसाली डिफेंस का,
जी जी उनके रिसेप्टर्स बहुत लो एवरेज पे चले गए हैं। तो इसराइल ऐसे ही खामोश नहीं बैठा हुआ, वो इसलिए बैठा हुआ है बिकॉज उसको भी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, और इसलिए वो अपनी कार्रवाइयां लेबनान तक महदूद रखे हुए। अदरवाइज वो कभी भी नहीं बैठ सकता था। आपको याद होगा जब शुरू में पाकिस्तान का नाम आया था मीडिएशन में, तो वो कैसे चीख कर बोलते कि हम मानेंगे नहीं, और वो हम मिसाइल फिर भी मार रहे थे। जी जी तो उनको समझ आ गई कि अब जो मिसाइल लगेंगे इट इज गोइंग टू बी डिजास्टरस फॉर तेल अवीव। तो उन्होंने भी टाइम बाय करना है, क्योंकि 5-7 साल का टर्नआउट बहुत मैक्सिमम भी खींचेंगे। इट वुड टेक अप टू 2030 टू रीगेन एंड और टू रीबिल्ड ऑल दोज सेंसर्स एंड रिसेप्टर्स। तो मेरा ख्याल से कि ये कोई मसलहतन खामोशी है, इसके पीछे आप ये कतन ना समझें कि इसराइल जैसा बदमस्त हाथी खामोश हो जाएगा जो मिडिल ईस्ट में तबाही फैलाए हुए है। और अमेरिका जैसा मुल्क जिसने वेनेजुएला के सदर को उठाया, जिसने इराक वॉर में मैस वेपन डिस्ट्रक्शन के नाम पे तबाही फेरी, जिसने ना जाने कितने मासूमों को कत्ल किया, वो खामोशी से इस डील की तरफ जो है वो बस धमकियां दे रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कहानी जो है वो पसे पर्दा मौजूद है। लेकिन चूंकि हमें अमन चाहिए और दोनों पार्टीज थक भी गई हैं, तो कोई मसला नहीं है, अमन के ऊपर बात तो किसी भी वक्त हो सकती है। तो आई थिंक सूनर और लेटर दोनों को मेज पर आना होगा, और इंटरनेशनल वाटर्स के जो रूल्स बने हुए हैं उसको दोनों को फॉलो भी करना पड़ेगा। फरवा ने जो बात की जीशान इसराइल की, जब भी बात हो रही है आप देखें यहाँ इसराइल कहीं नहीं नजर आता टेबल पे कम से कम, लेकिन जंग शुरू करने में जहां जहां ऐसे लगता था कि अच्छा सीज फायर अब हो सकता है, कोई बात हो सकती है, बड़ा हमला करने में, हत्ता कि अब यह खबर आई कि यूएई को पहली दफा दुनिया की तारीख में इसराइल से बाहर अगर किसी को दिया गया है आयरन डोम तो यूएई है, वहां अपने फौजी भी भेज दिए। तो ये इसराइल के किरदार को तो पीछे नहीं किया जा सकता। वहां क्या चल रहा होगा? क्या सिर्फ ट्रंप है, कोई इसराइल लॉबी कुछ नहीं कर रही होगी इस वक्त, और ट्रंप जो कहेंगे वो इसराइल मान लेगा? देखिए, कितने सालों से इसराइल जो है वो कोशिश कर रहा था कि वो किसी न किसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर आए। अब उसकी वो जो कोशिश थी कहीं से भी कामयाब नहीं हो रही थी, और फिर यूएई आता है, और यूएई फिर अब्राहम जो अकॉर्ड है उसको लेके आ जाता है और उसका फैसिलिटेटर बनता है, और फिर इसराइल को मिडिल ईस्ट के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है, और फिर बाकी ममालिक भी इसके साथ लग जाते हैं। तो दोस्ती तो उन्हीं के साथ ही है ना। वो आप सिर्फ आयरन डोम की बात कर रहे हैं, उनके जितने वेपन्स हैं, लेजर वेपन्स हैं, फिर उनकी सर्विलेंस सिस्टम है, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयरिंग है, सब कुछ यूएई के साथ है। और यूएई के जो लोग हैं, उनकी गवर्नमेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके लोग जो वहां पे सीनियर उनके एनालिसिस्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं आप कि हमारा जो दोस्त है वो अब सिर्फ और सिर्फ इसराइल ही है। अमेरिका है हमारा, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं रहा, अब हमारा दोस्त इसराइल है, और इसराइल के साथ हम चंद और ममालिक है, हम उनके साथ बैठ जाएंगे। अब हमने सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान या इन ममालिक के साथ अब हमने नहीं बैठना। अब तो अब्राहम अकॉर्ड लाने वाले भी यही यूएई, और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर ये जितनी भी तबाही हुई, अगर ये ना लाया जाता इनको, इसराइल यहां पर होता ही ना, तो अमेरिका भी जो है वो इस तरह का यहां पर रिएक्ट नहीं करता। और जो इसराइल है वो तो हमेशा से अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है। जहां पे अमेरिका हमला नहीं करना चाहता या खुद डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होना चाहता, वहां पर इसराइल जो है वो कर देता है। ईरान में भी देखें कि आपने इसराइल जो है वहां से शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि इसराइल कितना दूर है ईरान से। ईरान की लड़ाई अमेरिका के साथ चल रही है, बीच में इसराइल आ जाता है और वो कहता है जी मैंने दुनिया को बचाना है, जबकि दुनिया को ये नहीं नजर आता कि फलस्तीन गजा के अंदर क्या हो रहा है। वो दुनिया को लेबनान का नहीं नजर आता कि वहां पर ये क्या तबाही इसने फेरी हुई है। लेकिन वो सिर्फ प्रॉक्सी, और उसको अमेरिका की सपोर्ट होती है, वेपन्स भी अमेरिका उसको दे रहा होता है, उसको फाइनेंशियल एड भी उसको दे रहा होता है। ये सब चल रहा है। अच्छा, तो वो तो उसके, हाँ वो तो उसकी उसी की है ना। और अब प्रॉब्लम तो यूएई के लिए बनेगी ना, ये आगे जाके देखें यूएई के वहां पर इंडियंस बच जाएंगे। अगर वो इसी तरह लगा रहा वहां पर इंडियंस बन जाएंगे, और फिर ये इसराइली वहां पर बच जाएंगे। बाकी तो जितने भी फॉरनर थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं। वहां पर आप प्रॉपर्टीज के रेट देखें, वो इतने ज्यादा कम हो गए हैं, लोगों ने अपने पैसा भी निकालना शुरू कर दिया है। तो फिर पीछे इनके नए दोस्त बच जाएंगे, और फिर आई होप कि उनको प्रॉब्लम ना हो इन नए दोस्तों के साथ। अच्छा सना, अभी अल जजीरा ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है, इसराइली मिलिट्री डिस्ट्रॉयज मॉन्टेसरी नन्स स्कूल इन साउथ लेबनान। लेबनान डेथ टोल राइजेस 2618, और इस पर लेबनान की तरफ से कहा जा रहा है कि वेयर इज सीज फायर। ये लेबनान पार्लियामेंट स्पीकर आस्क्स कि लेबनान में तो अभी भी अटैक्स हो रहे हैं। तो ये इसराइली फैक्टर तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि वो किसी भी चीज को साबोटाज कर सकते हैं।
अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि एक दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। पिछले एक हफ्ते की अगर आप खबरें देखें जो कि लबनान से आ रही थी, तो उसके ऊपर ऑन एंड ऑफ 2-3 अटैक्स हुए थे, माइनर थे लेकिन हुए थे अटैक्स। उसके अलावा भी अगर आपको याद हो तो जो एक जब सिटिंग हुई थी अमेरिका में इसराइल और लबनान की, लेकिन जब अनाउंस हुआ था कि इन दोनों ने बैठना है, उससे पहले भी एक से ज्यादा अटैक लबनान के ऊपर किए गए थे। फिर पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर आपको याद हो तो जो हिजबुल्लाह के सरबराह है उनका भी एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपना जो कोर हमारा मकसद है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, गालिबन इफ आई एम करेक्ट। बुनियादी मकसद ये था कि क्योंकि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया जा रहा है तो उसका जवाब तो आएगा। अब मसला यह है कि लबनान की गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए बैठ रही थी, लेकिन आपने हिजबुल्लाह को मुज़ाकरात से माइनस कर दिया। जब आपने एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को मुज़ाकरात से निकाल दिया और आप उसको हिट कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि वो इसका रिस्पॉन्स ना दे। अब दूसरा इशू यह है कि क्योंकि हिजबुल्लाह के ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस, आपने जंगबंदी ऑफिशियल तो करा दी, लेकिन अनऑफिशियल आप अभी भी बहुत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही है कि आपने अनाउंस कर दिया ईरान के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, सीज फायर भी हमने कर दिया, लेकिन जाकर हमने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी और ईरान को तकलीफ देने की कोशिश की। तो आई थिंक बुनियादी मसला यह है कि इस वक्त कहाँ कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। ये बात दुरुस्त है कि जो इजराइल है उसने इस वक्त उसकी कैपेबिलिटी जो है वो कम जरूर हुई है, लेकिन 100 अरब डॉलर, ये जो 25 अरब डॉलर अमेरिका के कोट किए जा रहे हैं, मैं कहूंगी कि ये दुरुस्त नहीं है। कहा यह जा रहा है, बल्कि खुद ईरान भी ये कह रहा है कि तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब कॉस्ट आ चुकी है इस वक्त अमेरिका के इक्विपमेंट की। जो बहरी बेड़े इस वक्त वहां पर मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, उसको वापस बुलाने की इंस्ट्रक्शन ऐसे ही नहीं दी गई है। उनके जो फौजी अफसरान है, उनकी जो डिनर और लंच प्लेट्स है, उसकी तस्वीर आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी कि क्रॉस कटिंग कितनी की जा रही है उनके साथ, और उनको खाने में दिया क्या जा रहा है। तो अमेरिका बेयर नहीं कर सकता कॉस्ट, लेकिन इजराइल को आप ये ना समझें कि वो खाली हाथ है। इजराइल के पास अभी भी एक बहुत बड़ा एक एसेट मौजूद है, रकम की सूरत में, फाइनेंशियल सपोर्ट की सूरत में, और के अलावा डिफेंस इक्विपमेंट की सूरत में। मसला सिर्फ यह है कि अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका से आवाजें ये आ रही हैं कि हम इस जंग को मजीद कंटिन्यू नहीं करेंगे। इजराइल को बैक एंड के ऊपर वो सपोर्ट चाहिए थी, और ऑब्वियसली फैसिलिटेशन थ्रू इक्विपमेंट, थ्रू आर्म फोर्सेस, थ्रू जो उनके पर्सनल है उसके थ्रू। लेकिन जब अमेरिका अपने फौजियों को, अपने असलहे को, अपने इक्विपमेंट को, अपने बहरी बेड़ों को वहां से निकाल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इजराइल अकेले ये जंग नहीं लड़ सकता। देखिए, हमें समझना होगा कि बुनियादी मकसद इजराइल का क्या था। मेरी अदना जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही थी कि इजराइल का मकसद ये था कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को न सिर्फ आपस में लड़वाया जाए, बल्कि जो बड़ी ताकतें हैं, जो बज़ाहिर इजराइल और अमेरिका जैसे बड़े ममालिक के सामने सरजंगू नहीं होती है, जिसमें ईरान भी शामिल है, उन तमाम ताकतों को घुटनों के बल लाया जाए। लेकिन जो फॉर्मूला इसके लिए इस्तेमाल किया गया, वो फॉर्मूला और वो कैलकुलेशन जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो सकी। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त इजराइल ये जरूर चाहेगा कि वो इस पूरे प्रोसेस को किसी ना किसी तरह हल्की आंच पर सही लेकिन कंटिन्यू रखे। वो इस वॉरफेयर को मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं करना चाहेंगे। और एक लास्ट पॉइंट मैं यूएई के बारे में जरूर कहना चाहूंगी, हमें भी अपने दोस्तों और दुश्मनों में अब तफरीक करनी जरूरी हो गई है। जहां ये सवाल मैं ईरानी जर्नलिस्टों से भी करती हूँ कि आपको भी अब भारत के साथ ताल्लुकात को दोबारा गौर करने की जरूरत है, और आपको पहचानना होगा कि पाकिस्तान और भारत में कितना बड़ा फर्क है। उसी तरह मेरा ख्याल है हमें भी अभी देखना होगा कि यूएई कहां खड़ा है। ये वही यूएई है जिसने सबसे पहले कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ को हर सूरत में खोलना चाहिए, और वो वही बहरीन था जिसने कि उस इजलास में जाके यूएन के कहा था कि जी इस आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए करारदाद पेश होनी चाहिए। लेकिन बहुत सी तौजीहात को सामने रखते हुए पाकिस्तान को भी अपनी अब स्टेट पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कौन सा मुल्क है जो कि इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा है, जो एक नैरेटिव के साथ खड़ा है, और कौन सा मुल्क है जो कि इजराइल के साथ खड़ा है। जितने भी लोग हैं, मुझे कोई एक भी नहीं मिला जिसने तारीफ ना की हो कि पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल से एक डेलिकेट बैलेंस कायम रखा, और इसको जितना सराहा जाए कम है। आसान काम नहीं था। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा, यूएई के साथ ताल्लुकात, यूएई ने डॉलर मांग लिए, फिर ईरान हमारा हमसाया मुल्क, अमेरिका के साथ भी। लेकिन फरवा अब बात ये हो रही है कि अभी मैं खबर सबके लिए शेयर कर देता हूं कि ईरान का अरब ममालिक से जंग का हर्जाना अदा करने का मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर खत लिखा गया। अरब ममालिक की तरफ से कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत और उर्दन की जानिब से ईरान के खिलाफ भेजे गए खतूत के रद्दमल में तहरीर किया गया है कि जी इनके तो बेसिस हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते रहे। तो ये भी एक दफा एग्रीमेंट हो जाए, अल्लाह करे, जिस तरह आप तीनों भी चाह रहे हैं, हमारी भी ख्वाहिश है, आलम इस्लाम, पाकिस्तान, पूरी दुनिया की ख्वाहिश होगी, जंग बंदी एक तकमील की तरफ हो। ये तो एक जंग बंदी है ना कि जंग रुकी हुई है, सिर्फ खुदा न खास्ता दोबारा शुरू हो जाए, सीज फायर आगे जा रहा है, जो अच्छे हमें पॉइंट्स नजर आते हैं कि चले कम से कम सीज फायर तो चल रहा है। लेकिन उसके बाद ये भी है कि पूरा खलीज बदल जाएगा, नए अलायंसेस नजर आएंगे। अभी जिस तरह सना ने बड़े अच्छे तरीके से यूएई का भी एक्सप्लेन किया, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमने बैलेंस करके भी दिखाया है। मगर दूसरे ममालिक को भी, चाहे वो ईरान है चाहे यूएई है, इनको भी सोचना होगा
कि हम आपस में करीब अगर कोई बेहतर अलायंस कर सकें तो वो ज्यादा अच्छा है कि हम किसी और मुल्क पर डिपेंड कर रहे हो? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो मल्टी पोलर हो चुकी है ऑलरेडी, बस डिक्लेयर करना बाकी है। आप वर्ल्ड वॉर 1 का नतीजा देख लें, वो क्यों हुई थी, 2 का देख लें, और ये जो हम एक अरसे से अब 2 महीने गुजर गए, वर्ल्ड वॉर 3 के नहज पर पहुंच गई दुनिया। ये जो हम बात अपने इंट्रोज में और बीच में करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये भी ताकत के तवाजुन के ऊपर जंग है। और जब एक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे कि अमेरिका और इजराइल अपने आप को समझते हैं कि हम दुनिया चलाते हैं और दुनिया हमारे बलबूते पे है, तो उनको चीन और रशिया का ब्लॉक अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब दुनिया तीसरे ब्लॉक की तरफ जा रही है, अच्छा, विच शुड कॉल इनह्यूमन ब्लॉक टू मी, और वो लीड करेगा इजराइल। अब सिचुएशन ये है कि इजराइल का जो कैपेसिटी है मास किलिंग की, उसके लिए मेरा ख्याल से ये 3-4 साल की जो गजा की वॉर है ये काफी है, मुंह बोलता। और ये बात अमेरिकी भी समझ गए। जब आप बात कर रहे थे तो इप्सोस का जो पोल है वो मेरी नजर के सामने से गुजरा, 61% अमेरिकन्स ने पोल में कहा है कि ये मिस्टेक है, दिस ऑन गोइंग वॉर इज अ मिस्टेक, विच मीन्स कि अमेरिकन्स को भी पता चल गया है कि वी होल्ड नो लॉन्ग पावर ओवर सच सिचुएशन एंड वी नीड टू स्टेप बैक। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो अमेरिका पेंटागन बैठे हुए जो लोग हैं या जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, जो ये समझते हैं, ट्रम्प साहब को ये कहते हैं कि ट्रम्प साहब आप अपनी ज़िम्मेदारी कायम रखें क्योंकि हमारा मुकाबला। अब आप इसका स्केच खींचें कि इट वाज नेवर मेंट टू, नॉट ओनली मेंट टू हर्ट ईरान, इट वाज मेंट टू हर्ट पाकिस्तान, जो पिछले साल देखा, बट ऑल्सो वाई पाकिस्तान, बिकॉज इट वाज मेंट टू हर्ट चाइनीज ब्लॉक। तो टेक्निकली अमेरिकन्स एंड कंपनी wanted badly to damage China. That is why Venezuela happened, because Venezuela used to give oil to China, and then Cuba was under radar. Why? Because Cuba was one of those countries, and Middle Eastern countries give 50% of the oil to China. अब आप अंदाजा करें कि how long they have been planning. उनके खुद के जो कुशनर साहब हैं, गालिबन उनके मुंह से ये निकला था कि we've been planning this for 3 years now. तो ये जो लेबनान और सब कुछ, तो आप अंदाजा करें कि इट वाज नेवर मेट दिस वे, बट इट हैज मोर ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विद डायरेक्ट डैमेज इन ईरान। तो इस खित्ते में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की बहुत कोशिश की गई है, और ट्रम्प साहब कुछ रिपोर्टें गई हैं वो ऐसी गई हैं कि जो देखो पाइन हो वेखो नेपाल दे विच भी तो हो गया, बांग्लादेश दे विच भी तो हो गया, इधर भी हो जाएगा। और वो भी पान खा के सुबह से उठे, सुबह उन्होंने याद आया कि ओहो मेरा तो रात दिमाग काम नहीं कर रहा सी, और उन्होंने कदी पा देना जवाई ते, फिर उन्होंने पीठ हैग्जिट नूं फड़ लेना है, फिर उस तो बाद अनकरीब होंगे कि नेतन्याहू ने मैनूं मरवाता। तो कहने का मकसद ये कि he has no objectives, this is all because America wanted to lower down the empowerment of Chinese. स्ट्रेटजी वो नहीं थी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं कि अच्छा ये नहीं तो ये, और इसीलिए अब मुश्किल बनी हुई है कि मुज़ाकरात किस तरह से फिर इस चीज को हल कर पाए। बहुत शुक्रिया आपका फरवा वहीद, सईद ज़ीशान अजीज, सलाम मिर्जा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जिस तरह भी फरवा ने बड़े अच्छे तरीके से बात बताई कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि ईरान, चाइना भी टारगेट था, उस अगर ब्लॉक को देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान भी, कि यहाँ खित्ते में अदम इस्तेहकाम रहे, और एक वजह यह भी थी कि ईरान की तरफ से तेल जाता चला जा रहा है, तो फिर अमेरिका ने कहा हम भी फिर आपने उसकी नाकाबंदी करते हैं। तो उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं ये अब जो प्रपोजल्स गई हैं, इसके बाद फिर कहीं प्रपोजल्स आएंगी तो सीज फायर चलता रहेगा, और बीच में दोनों पार्टीज कुछ पीछे हटकर फिर ये सोचेंगी कि अच्छा कुछ तो ऐसा किया जाए कि अब कुछ इस्तेहकाम आए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हर तरफ से हो गया। अल्लाह हाफिज।